हाय दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आप सभी का अपने चैनल लेट्स मिनट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम यूट्यूब पे नए हैं, तो कृपया कर आप लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। स्थानीय सरकार विषय किसमें उल्लेखित है? तो पहला ऑप्शन है समवर्ती सूची, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन है संघ सूची और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय सरकार किस विषय में उल्लेखित है? तो ये राज्य सूची में उल्लेखित है। तो इसका उत्तर दूसरा हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन। ठीक, अब इसके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए, राज्य सूची स्थानीय सरकार निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किसी क्षेत्र का एक प्रणाली है या राज्य सूची में उपस्थित है। इसमें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुसूची के ऊपर एक वीडियो बनाए हैं, कृपया कर आप लोग पूरा जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक, राज्य सूची में कितने पद हैं? राज्य सूची में कितने 61 हैं। ठीक, जैसे कि पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, तीर्थ यात्रा। ये इम्पॉर्टेंट है कि राज्य सूची में कितने हैं? 61 मद हैं। ठीक, जिसमें से कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल किसमें है? राज्य सूची में। औषधालय किसमें है? राज्य सूची में। तीर्थ यात्रा किसमें है? राज्य सूची में। अब देखते हैं संघ सूची के बारे में। संघ सूची में 68 मदें हैं या केवल संघ सरकार के पास मदों को संशोधित करने की शक्ति है। मतलब जो कानून है उसे केवल संघ सरकार, केंद्र सरकार ही संशोधित कर सकती है, जिसमें रक्षा है, नौसेना है, शक्ति है, विदेशी मामले और निवारक निरोध आदि संघ सूची के अंतर्गत हैं। ठीक, उसके बाद समवर्ती सूची में क्या क्या आते हैं? समवर्ती सूची में 52 मदें हैं, जिसमें कि राज्य और संघ मतलब राज्य और केंद्र दोनों इसके कानून में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संघ शक्ति राज्य शक्ति की अवहेलना कर सकती है। ठीक, जैसे कि इसमें क्या है? आपराधिक कानून, विवाह, तलाक, दिवालियापन, दिवाला आदि समवर्ती सूची के उदाहरण है। ठीक, अब देखिए क्या बताए हैं। राज्य सूची में 61 पद हैं और संघ सूची में 98 मद और समवर्ती सूची में 52। ठीक, इसे याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, 7वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति राज्यपाल में नियुक्ति। दूसरा ऑप्शन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष करना। रियासतों को पूर्व तीसरा ऑप्शन है रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रिसीपर्स का उन्मूलन। चौथा ऑप्शन है अध्यादेश को पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्ति को बढ़ाना। इसमें कौन सा हो जाएगा? 7वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति के राज्यपाल की नियुक्ति ये 7वें संविधान संशोधन से है। ठीक, उसके बाद हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सही उत्तर 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति। 7वां संविधान संशोधन 1956 को किया गया था। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति के रूप में बढ़ा दिया गया। ठीक, 7वां संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी प्रदान करता है। इनमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। जैसे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल, इसी तरह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। ठीक, 7वें संविधान संशोधन से है। और 15वें संविधान संशोधन से क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष। ठीक, और 26वें संशोधन से क्या है? रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रिसीपर्स का उन्मूलन। ठीक, यह क्लास SSC GD, SSC MTS और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए है। तो कृपया कर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन था? पहले ऑप्शन है के सुब्बा राव, दूसरा ऑप्शन के एम मुंशी, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर BN राव, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही है। तो सही उत्तर डॉक्टर BN राव है। ठीक, अब देखते हैं कुछ की पॉइंट्स।
1946 में भारतीय संविधान को तैयार करने में डॉक्टर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। वह संविधान के अपने लोकतांत्रिक ढांचे की सामान्य संरचना के लिए जिम्मेदार थे और फरवरी 1948 में इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान द्वारा इस योजना पर बहस संशोधन अर्थात मंजूरी दे दी गई। मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, 2 साल 11 माह 18 दिन में। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं 26 नवंबर को जब संविधान बन के तैयार हुआ तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब देखते हैं भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन करने वाली संविधान सभा का संकल्प। ठीक, भारतीय संविधान सभा को भारत के संविधान मसौदा तैयार करने के लिए चुना गया था। 1947 में ब्रिटिश सरकार से भारत की स्वतंत्रता के बाद इसके सदस्यों ने पहली संसद के रूप में कार्य किया। ठीक, 1934 में संविधान सभा को भारत की कम्युनिस्टिक क्रांति के नायक और सामाजिक लोकतंत्र के प्रस्तावक एम.एन. राय द्वारा स्थापित किया गया। ठीक, 1935 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। अब देखते हैं जो के.एन. सुब्बाराव और ये सब हैं, कौन हैं? काका सुब्बाराव भारत के 9वें मुख्य न्यायाधीश। उन्होंने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। ठीक, कन्हैयालाल मणि के.एम. मुंशी कौन है? एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, लेखक और गुजरात के शिक्षक थे। ठीक, अब इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? 1950 से 1962 तक सेवा देने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इम्पोर्टेंट है कि 1950 से 1962 तक। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आप सभी को लोगों को मालूम है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है। पहला ऑप्शन गुलाब, दूसरा ऑप्शन सूरजमुखी, तीसरा ऑप्शन गेंदा, चौथा ऑप्शन कमल। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक, अब देखते हैं भारत के कुछ और राष्ट्रीय। कमल यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो नेसुफेरा गार्टन है। यह एक पवित्र फूल है। इसे भारत के बीन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इसे समृद्धि का शुभ प्रतीक माना जाता है। इसकी एक भारतीय पहचान और विरासत है। अब देखते हैं अन्य राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय झंडा क्या है? धर्म चक्र के साथ तिरंगा झंडा। ठीक, राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है। ठीक, राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में। ठीक, और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। राज्य का प्रतीक सारनाथ, शेर अशोक की राजधानी से लिया गया है। सारनाथ के शेर, जिसमें चारों तरफ शेर हैं। ठीक, बीच में एक चक्र है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, बाघ। राष्ट्रीय सिद्धांत क्या है? सत्यमेव जयते। आधिकारिक नाम क्या है? भारत का गणतंत्र। मिठाई क्या है? राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? भारत का राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन क्या है? राज्य के राज्यपाल। तीसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। चौथा ऑप्शन प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और विपक्ष के नेता, एक समिति। अब देखिए, राज्य के बारे में आ गया तो जब भी राज्य के बारे में आए तो ज़्यादातर राज्यपाल ही करेंगे काम। तो राज्य के बारे में राज्यपाल और देश के बारे में राष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। और भारत के लोक सेवा आयोग के राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कौन नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो देखते हैं राज्य के, इसका ऑप्शन क्या, उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्ती आदि उल्लेख है। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 15वें के तहत 14वें के तहत। ठीक, 14 है, रोमन अंक में लिखा है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे कि भी बताए कि राज्य वाला तो
राज्यपाल द्वारा, और राष्ट्र वाला मतलब राष्ट्र वाला राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, अब देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, न कि राज्यपाल को। ठीक, तो भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। अब देखते हैं संघ आयोग और संयुक्त आयोग के मामले में राष्ट्रपति और राज्य आयोग के मामले में राज्यपाल। ठीक, बताए नहीं, संघ आयोग और संयुक्त आयोग के मामले में राष्ट्रपति काम करेंगे और राज्य के आयोग के मामले में राज्यपाल। ठीक, अब देखिए, राष्ट्रपति आदेश द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकती है। ठीक, यदि दिवालिया घोषित हो या अपने पद के दौरान कार्यकाल बाहर किसी भी भुगतान रोजगार से संलग्न होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, टुंड्रा क्या है? ठीक, तो टुंड्रा क्या है? पहला ऑप्शन से पर्णपाती वन, दूसरा ऑप्शन से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तीसरा ऑप्शन से ठंडा रेगिस्तान, चौथा ऑप्शन से गर्म रेगिस्तान। तो टुंड्रा क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है। क्या? इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठंडा रेगिस्तान। तो अब एक कहाँ है, कैसे है, बताते हैं। मुख्य रूप से अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड के साथ उप अंटार्कटिका द्वीप में टुंड्रा ध्रुवीय क्षेत्र को उच्च अक्षांशों में पाया जाने वाला पृथ्वी के सबसे ठंडे फसल बयोम में से एक है। ठीक है, ये परतांत्रिक अत्यधिक ठंडा होने वाले वृक्षहीन क्षेत्र हैं। यहाँ पर वृक्ष नहीं पाए जाते, तो मतलब रेगिस्तान। कम वर्षा, भूमि के नीचे और मिट्टी के भाग अस्थायी रूप से जमी हुई है। हालांकि वनस्पति आमतौर पर बिखरी हुई हैं, हालांकि मिट्टी और नमी ढाल में परिवर्तन दर्शाती पैंची हो सकता है। तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका पी मौर्या के नाम से है इंस्टाग्राम। ठीक है, भारत में टुंड्रा हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में है। भारत में कहाँ है? हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में टुंड्रा है। ठीक, टुंड्रा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्पाइन टुंड्रा। अल्पाइन टुंड्रा पहाड़ों में होते हैं जहाँ पेड़ अधिक ऊंचाई पर नहीं उगते। बढ़ता मौसम लगभग 180 दिन का होता है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले स्थानिक हैं पहाड़ी बकरियाँ, भेड़। ठीक, पक्षी निचले पौधे में को खाते हैं और कीड़े। दूसरा आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा आर्कटिक महासागर के किनारे नीचे टाइगा के शंकुधारी जंगल तक फैला हुआ है। अब इसे आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर भालू, लोमड़ियाँ और कारीबू पाए जाते हैं। लार, लार किसमें पाचन में मदद करती है? तो लार पहला ऑप्शन से स्टार्च, दूसरा ऑप्शन से फाइबर, तीसरा ऑप्शन से प्रोटीन, चौथा ऑप्शन से वसा। तो लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो इसका ऑप्शन उत्तर एक सही हो जाएगा, स्टार्च। अब देखते हैं स्टार्च के बारे में क्या है। लार एक पानी जैसा और आमतौर पर कुछ झागदार पदार्थ है जो मनुष्य सहित कुछ जानवरों के मुंह में उत्पत्ति होती है। तो लार के बारे में सब जानते हैं। लार ग्रंथियों में उत्पादित लार में 98% पानी होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स, बलगम और जीवाणुरोधी यौगिक और विभिन्न एंजाइम सहित कई महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। ठीक है, लार के पाचन कार्यों का भोजन को गीला करना है, भोजन में लुगदी बनाने में मदद करना शामिल है, इसलिए इसे आसानी से निकला जा सकता है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है। लार में क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम, जो कि कुछ स्टार्च को मल्टोज और डेक्सिन में तोड़ देता है। इस प्रकार का भोजन का पाचन भोजन के पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह के भीतर होता है। लार प्रोटीन, वसा और फाइबर को पचा नहीं पाती। किसको नहीं पचा पाती? प्रोटीन, वसा और फाइबर को नहीं पचा पाती। ठीक, लार। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन किसके गतिविधि का एक उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन से प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन से द्वितीयक, तीसरा ऑप्शन से तृतीयक, चौथा ऑप्शन से चतुर्थ। तो मत्स्य पालन किसके गतिविधि का एक उदाहरण है? प्राथमिक के। ठीक, मत्स्य पालन प्राथमिक गतिविधि का एक उदाहरण है। तो अब जानते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या हैं।
अब देखते हैं प्राथमिक गतिविधियाँ सीधे पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। काहे पे? सीधे पर्यावरण पर, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति निर्माण सामग्री और खनिज के उपयोगों का संदर्भ में करती हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? प्राथमिक गतिविधियों में लगे उनके काम की बाहरी प्रकृति के कारण रेड कलर के कार्यकर्ता कहा जाता है, जैसे शिकार करना और इकट्ठा करना, ठीक, मछली पकड़ना, कृषि और खनन उत्खनन, लकड़ी काटना, ये सब प्राथमिक में आएंगे। द्वितीयक गतिविधि क्या है? द्वितीयक गतिविधि कच्चे माल और मूल्यवान उत्पादों को परिवर्तित प्राकृतिक रूप से संसाधनों को मूल्यवर्धन करता है। इसे ब्लू कलर कार्यकर्ता कहा जाता है। इसमें क्या क्या है? वन निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण निर्माण, बुनियादी ढांचे उद्योग, ठीक, किसी भी निर्माण में द्वितीयक काम करता है। तृतीयक गतिविधि उत्पादन और विनिमय दोनों में शामिल है। उत्पादित कोई भी वस्तु उत्पादित होती है या विनिमय होती है तो तृतीयक में आता है, जैसे व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं शामिल जिनका उपयोग दूरी और, ठीक, ये वाइट कलर की, तृतीयक वाइट कलर की होती है। और चतुर्थ गतिविधि क्या है? चतुर्थ गतिविधियां ज्ञान क्षेत्र में विशिष्ट तृतीयक गतिविधियां हैं जो कि एक अलग वर्गीकरण की मांग करती हैं। चौथा ऑप्शन क्या है? अगला क्वेश्चन, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर के आक्रमण किसके आक्रमण पर शुरू हुआ था? पहला फ्रांस, दूसरा चेकोस्लोवाकिया, तीसरा ऑस्ट्रिया, चौथा पोलैंड। ठीक है, तो वर्ल्ड कप किसके उसमें शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध। वर्ल्ड कप द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है यह ऐसा संघर्ष है जिसमें 1945 के दौरान दुनिया भर में हिस्सा है। ठीक, और प्रमुख युद्ध राज्य धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान, मिस्र राष्ट्र संघ, ब्रिटेन, ठीक, ये सब शामिल हैं। एक असहज 20 साल के अंतराल में विश्व युद्ध विवादों को होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में 4 से 5 अरब मौतें, ठीक, इसे रक्तपूर्ण संघर्ष और साथ ही इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बनाती है। प्रथम विश्व युद्ध के सहित द्वितीय विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी के भूराजनीतिक इतिहास में महान जल क्षेत्रों में एक था। ठीक, अब देखिए इसे आप पढ़ लीजिए, ये सब पढ़ लीजिए। अब थर्मामीटर निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में क्या किसका प्रयोग किया जाता है? सोना, चांदी, पारा, तांबा। तो थर्मामीटर में क्या प्रयोग किया जाता है? पारा प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका पारा हो जाएगा। सटीक तापमान पाठ्यांक प्रदान करने के लिए पारा थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। यह हाथ के नीचे मौखिक और गुदा के तापमान के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पारा एक जहरीला तरल है जो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। थर्मामीटर का सार्वभौमिक उपकरण जिसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक, पारा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर और अन्य वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, पारा बिजली का संचालन करता है और इसका उपयोग मूक स्थित निर्वात स्विच बनाने के लिए किया जाता है। पारा वाष्प और उपयोग स्ट्रीट लाइट में विज्ञापन संकेतों को कहते हैं। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक घटक धातु पारा है। ठीक, अमलगम का उपयोग दंत भरने के लिए कीमती धातुओं बनाने के लिए किया जाता है ताकि बाद में उन्हें अलग किया जा सके, और दर्पण में लेप का उत्पादन करने में किया जाता है। देवधर ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल संबंधित है। पहला ऑप्शन क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन वॉलीबॉल, तीसरा ऑप्शन फुटबॉल, चौथा ऑप्शन टेनिस। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और SSC MTS वाले बच्चे ज़रूर देखें वीडियो। तो देवधर ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन क्रिकेट हो जाएगा। अब देखते हैं, देवधर ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट में सूची 1 क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसमें 50 ओवर का टूर्नामेंट होता है जो सालाना 3 टीमों के बीच खेला जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर टीम A, टीम B और टीम C हैं। ठीक, पहला संस्करण वर्ष 1973-1974 में था। ट्रॉफी का नाम प्रोडी देवधर के नाम पर रखा गया। ठीक, भारत क्रिकेट के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें भारत क्रिकेट के जो देवधर थे उन्हें भारत क्रिकेट के ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था।
अब क्रिकेट से जुड़ी कुछ अन्य ट्रॉफियाँ क्या क्या हैं? विजय हजारा ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से जुड़ी हैं। ठीक, उसके बाद अब फुटबॉल से जुड़ी डूरंड कप, फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रता कप, आई लीग, इंडियन सुपर लीग, ये सब फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी हैं। अब देखिए डूरंड कप तो फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? तो डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ठीक, जब डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है तो रेड क्लिफ लाइन किसके बीच स्थित है? रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है, और भारत और बांग्लादेश के भी बीच रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि जब पहले बांग्लादेश नहीं था तो वह पूर्वी पाकिस्तान था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेनिस से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ, डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फेड कप। ठीक, ये सब टेनिस से संबंधित हैं। वॉलीबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ, ऑस्ट्रेलियन कप, फेडरेशन कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, शिवांथी गोल्ड कप, विश्व कप, विश्व लीग कप। ठीक, ये सब वॉलीबॉल संबंधित हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्रमुख साधन है? अब प्राधिकारी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्रमुख माध्यम कौन है? उपराष्ट्रपति, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कौन कनेक्टेड है? तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच प्रधानमंत्री कनेक्टेड है, मतलब प्रधानमंत्री है। ठीक है, इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। अब देखते हैं, संयुक्त प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री संविधान द्वारा प्रदान की गई सरकार संसदीय प्रणाली योजना राष्ट्रपति नाममात्र का प्राधिकारी है, ड्यूजर कार्यकारी जी कहते हैं, और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी है। अब देखते हैं, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्रमुख माध्यम है। ठीक, और यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ठीक, ये सब आप पढ़ लीजिए, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हेतु आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन जल, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन सूर्य की रोशनी, पांचवा नहीं है। तो क्या नहीं है प्रकाश संश्लेषण में? जल तो जल की ज़रूरत है प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, और सूर्य की रोशनी की ज़रूरत है। ठीक, और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की ज़रूरत प्रकाश संश्लेषण में नहीं पड़ती। ऑक्सीजन तो पेड़ रात में क्या निकालते हैं? पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और दिन में ऑक्सीजन। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण पत्तियां और क्लोरोफिल नामक द्वारा रंग द्रव्य होता है। यह पत्तियों को सूर्य और प्रकाश की ऊर्जा लेने में सहायता करता है। ठीक, इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा भोजन संशोधित करने हेतु किया जाता है। क्योंकि भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये सब आप पढ़ लीजिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन C राजगोपालचारी, तीसरा ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं। संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण के लिए बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन के सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 को संविधान का गठन किया गया था। कांग्रेस का एक प्रमुख नेता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ काम किया। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति बने। 1950 से 1962 के रूप में काम किया। पहले राष्ट्रपति थे, अभी बताए थे ऊपर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई। अब भीमराव अम्बेडकर कौन थे? भीमराव अम्बेडकर एक भारतीय बहुवेदी अर्थशास्त्री और राजनीतिक समाज सुधारक थे। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने। वह भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के वस्तुकारों में से एक थे। श्री राजगोपालाचारी कौन है? भारत के एक वकील, लेखक, राजनीतिक दार्शनिक थे। वे भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। ठीक। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 को हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। तो 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। अब 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया। 1919 में वे इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। 1916 में वे पहली बार महात्मा गांधी से मिले, जिनसे वे काफ़ी प्रेरित हुए। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, पहला ऑप्शन सिक्किम, दूसरा ऑप्शन गोवा, उसके बाद तीसरा ऑप्शन मिजोरम, चौथा ऑप्शन मेघालय। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक। अब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। ठीक। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। इस क्वेश्चन से हम इतनी जानकारी लेंगे। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से अधिक है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है कि ब्राज़ील की जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। अब जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।